बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक था हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, तो जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे लेक्चर नंबर 9 के अंदर। तो ये डिटेल्ड क्वेश्चन थे फ्रिक्शन के टॉपिक से रिलेटेड। इनमें से हमने डिफाइन फ्रिक्शन मतलब व्हाट इज़ फ्रिक्शन डिस्कस किया था, फैक्टर्स डिस्कस किए थे और ये चीज़ डिस्कस की थी कि फ्रिक्शन कैसे किसी मोशन को अपोज करती है। तो फ्रिक्शन के बारे में हमने बात की थी कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो किसी भी बॉडी को मूव करने से रोकती है, रेजिस्ट करती है, अपोज करती है। तो इस तरह की फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं और उसकी डायरेक्शन हमेशा, हर फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। तो लेट सपोज अगर आपकी गाड़ी जो है वो ईस्ट की तरफ आप रिवर्स कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ नहीं होगी, क्योंकि आप ये कहें कि शायद मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो वेस्ट की तरफ होगी। अब दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पे फ्रिक्शन डिपेंड करती है। तो दो फैक्टर हमने देखे थे, एक था नेचर ऑफ फोर्स मतलब सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस के लिहाज से फ्रिक्शन चेंज हो जाती है, और सेकेंडली हमने देखा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है प्रेसिंग फोर्स के ऊपर, कि आप जिस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं वो उसको ऊपर से कितना प्रेस किया जा रहा है। नॉर्मली जो प्रेसिंग फोर्स होती है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है जो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से प्रेस कर रही हो। तो अगर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। थर्ड चीज़ हमने देखी थी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों किसी मोशन को अपोज करती है। तो उसके बारे में हमने देखा था कि जब हम चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वो सरफेसेस जो हमें स्मूथ भी नज़र आती हैं, इवन वो सरफेसेस भी स्मूथ नहीं होती, बल्कि उनके अंदर भी जो है वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिनकी बिहाफ पर वो एक सरफेस दूसरी सरफेस के अंदर उसके अप्स एंड डाउन्स इंटरलॉक हो जाते हैं और कोल्ड वेल्ट्स क्रिएट होते हैं, जिस बिहाफ पर सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली मूव नहीं करती। तो अब इंटरलॉकिंग के बारे में हमने बात की थी कि जो सरफेस ज़्यादा स्मूथ होगी उसमें इंटरलॉकिंग होगी लेकिन कम होगी, और जिस सरफेस की जो रफ होगी उसमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, इस वजह से वो ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे। तो अभी हमने जो बात करनी है आज का टॉपिक, आज लेक्चर में हमने वो करनी है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड। प्रीवियस लेक्चर में बात तो की थी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के नाम लिए थे, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली जो है वो डिस्कशन डाइवर्ट हो गई थी फैक्टर्स के ऊपर ही। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो तीन टाइप्स होती हैं फ्रिक्शन की, एक को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और तीसरी होती है रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा कि ये अपनी तरफ से फोर्स लगाएगा, लेकिन स्टार्ट के अंदर एकदम से वो ऑब्जेक्ट मूव होने नहीं लग जाएगा, इसको अपनी फोर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो एक स्टेज आएगी कि फिर उस फोर्स से ज़्यादा जब ये फोर्स लगाएगा तो वो ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट में ये लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है 100 न्यूटन की, तो ये 100 न्यूटन की इसने फोर्स लगाई। तो अब इसको क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक अप्लाइड फोर्स के ऊपर इसने मूव होना था, तो वो लेट सपोज इसके ऊपर जो जिस फोर्स में इसने मूव होना था वो थी 500 न्यूटन, इसने कितनी लगाई है 100 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली मूव नहीं करेगा। तो अब इस स्टेज के ऊपर अगर इसने 100 न्यूटन लगाई है तो जो आगे से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो अभी 500 न्यूटन नहीं होगी, अभी वो भी 100 न्यूटन ही होगी, मतलब वो उसको कैंसिल करेगी। तो लेकिन जब ये इसकी फोर्स जो है वो 100 न्यूटन से इंक्रीज करती है तो ये 100 न्यूटन इसने फॉरवर्ड लगाई है, तो 100 न्यूटन उसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फील होगी, जो जिसकी बिहाफ पर ऑब्जेक्ट जो वो वहाँ से मूव नहीं होगा। तो
अब इसने अपनी फोर्स को इंक्रीज किया और फोर्स ने की 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन पर भी फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। अब इसने तो जब इसने अपनी फोर्स 200 न्यूटन की है तो वो ऑब्जेक्ट भी अपनी जो है वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज करेगा, 200 न्यूटन तक लेकर जाएगा। मतलब जितनी वो अप्लाइड फोर्स बढ़ाता रहेगा वहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वो ऑब्जेक्ट अपनी ज़्यादा करता रहेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। तो उस लिमिट के बाद, उसकी लिमिट मैंने एग्जांपल दी आपको कि 500 न्यूटन है। तो अब अगर इसने पर्सन ने 500 न्यूटन की फोर्स लगाई तो जस्ट बिफोर 500 न्यूटन भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेट सपोज अगर इस पर्सन ने फोर्स लगाई 499 न्यूटन, तो इस ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं करना, और जो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ से सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में मिलेगी वो भी 499 न्यूटन ही होगी और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही इसकी फोर्स 500 न्यूटन होगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करने लग जाएगा। ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसकी स्टार्ट में फोर्स हमने 100 न्यूटन लगाई और उसकी फोर्स भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100 न्यूटन थी, और फिर उसकी फोर्स ने इंक्रीज करता रहा, आगे से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसकी इंक्रीज होती रही। ये जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ और आगे से उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फेस करनी पड़ रही, इस फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो रुकी हुई हालत में जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा होता है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है, कि जो आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहते हैं तो वो भी अपने आप को इंक्रीज करती रहती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि एक स्पेसिफिक लिमिट से वो हर ऑब्जेक्ट की अपनी होती है, और वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो भी हमने अभी बुक में उसके बारे में डिस्कस करना है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आपने इसकी थी 500 न्यूटन जो इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन थी, तो उसके बाद अगर आपने फोर्स इंक्रीज की तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाएगा तो फिर उसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहलाएगी। उसके बाद अगर तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करता है तो फिर वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर उसके नीचे लेट सपोज टायर लगे हुए हैं, उसके नीचे रोलर लगे हुए हैं, बॉल बीरिंग्स लगे हुए हैं, और वो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करता बल्कि रोल करने लग जाता है, तो फिर उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाएगी आगे जाकर रोलिंग फ्रिक्शन में। तो इस तरीके से हमारे पास तीन तरह की फ्रिक्शन होती है। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन जो मूव होने से पहले अपने आप को एडजस्ट करती जा रही होती है या पहले एक्ट कर रही होती है और ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोक रही होती है, और फिर उसके बाद जब वो ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाता है तो या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है या रोलिंग फ्रिक्शन होती है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने क्वेश्चन बुक में आपको यहाँ पर अपने जो स्लाइड देख रहे थे उनके अंदर जो हमारे पास एक और क्वेश्चन था वो था जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो उसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है कि भी मैंने को बताया कि अगर आप इसमें 499 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो आगे से वो भी 499 न्यूटन आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक देगा, इसकी वजह से वो ब्लॉक मूव नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अगर आप 500 न्यूटन पर लेके जाते हैं तो 500 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाएगा। तो एग्जैक्टली वो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की जिसके ऊपर जो है ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, और उसके बाद आप जैसे ही फोर्स अप्लाइड फोर्स को ज़्यादा करते हैं उसके बाद वो मूव होने लग जाता है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है, कि वो मैक्सिमम कितना अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, कितनी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करता है ताकि वो ना मूव हो, वो उस ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, और वो हर ऑब्जेक्ट की एक जैसी नहीं होती। तो इसको हम एक और वे में भी आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो ये इसके अंदर इसका ग्राफ है। बहरहाल ये ग्राफ वगैरह ये चीज़ें आपकी अपने कंटेंट्स के अंदर सिलेबस के अंदर आपके अंदर नहीं है जबकि बुक के अंदर, तो लेकिन उनको इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ये क्या था कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपकी अप्लाइड फोर्स है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये अप्लाइड फोर्स है। तो और ये जो है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो स्टार्ट के अंदर जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मूव हुआ था तो जो आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही थी, तो साथ साथ आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन थी वो भी अपने आप को एडजस्ट करती जा रही थी और वो भी इंक्रीज होती जा रही थी जब तक ये सोफा मूव नहीं हुआ था।
फिर एक मैक्सिमम स्टेज आ गई कि आपने अपनी अप्लाइड फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली, अब उसके बाद उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो अपने आप को फर्दर रेजिस्ट कर पाए, तो उसकी जो मैक्सिमम फोर्स थी, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो वहाँ तक पहुँच चुकी थी। तो वो जैसे ही वहाँ तक पहुँची है तो उसको ये जो मैक्सिमम स्टेज होगी वाई एक्सिस के ऊपर, ये यहाँ पर इसने वाइट कलर का एक डॉट भी लगाया हुआ, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो और अगर इससे आपने ज़रा सी भी ये हॉरिजॉन्टल जो अपने अप्लाइड फोर्स रखी हुई है, ज़रा सी भी आपने फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स ज़्यादा की तो वो आपके पास ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाएगा। अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं रहेगा, अब वो स्लाइड करने, क्योंकि इसके नीचे रोलर्स नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, तो वो फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बन जाएगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। तो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता तब तक आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाता है फिर आपको इतनी ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आगे से अपोजिशन जो होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वो कम हो जाती है। तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। लेकिन अगर इसी के नीचे लेट सपोज रोलर लगे होते तो फिर ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना होती वो रोलिंग फ्रिक्शन होती, तो फिर ये ग्राफ जो है ना वो ज़्यादा नीचे हो जाता। तो मतलब रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट के नीचे टायर्स लगे होते हैं उनको मूव करना और ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू कि आप उनको स्लाइड करें। तो इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम जो होती है वो होती है आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी जो फोर्स कम होती है, लेट्स सपोज अब ये रोलिंग बॉडी है ये, तो अब ये रोलिंग फ्रिक्शन, इसकी फ्रिक्शन जो है सबसे कम होगी। तो ये हमारे पास ट्रेंड होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन जिसको किनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, और सबसे कम जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। तो इसी वजह से जिन चीज़ों के नीचे रोलर्स लगे होते हैं उन चीज़ों को मूव करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम उनको स्लाइड करते रहें। तो ये जो भी हमने डिस्कस किया ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की डिटेल, और इसी में हमने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी डिस्कस किया। अब हम बुक से भी देख लेते हैं इसको कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। तो ये उसका सारा टॉपिक है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का यहाँ तक, तो ये आपने नोट कर लेना है। फ्रिक्शन इज ऑल इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती है, कब तक? जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता और वो रेस्ट पर रहता है। आपकी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होती रहती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी साथ साथ इंक्रीज होती रहती है, और वो ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन एक स्टेज आती है कि वो फर्दर इंक्रीज नहीं होती, इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, कि वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को इंक्रीज नहीं कर सकती। वो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहलाती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। उससे ज़्यादा अगर आपकी अप्लाइड फोर्स हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाएगा, और अगर उससे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी अप्लाइड फोर्स हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता। तो अब इसके बाद ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो वो सब बॉडीज़ के लिए जैसी नहीं होती। हमें पता है कि लेट्स सपोज एक पीस ऑफ पेपर अगर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसको हमें बहुत हाई फोर्स नहीं देनी पड़ती कि वो मूव करने लग जाए, जबकि उसी टेबल के ऊपर लेट्स सपोज एक कोई हाई वेट का कोई मार्बल का पीस पड़ा हुआ है या इस तरह से कोई और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो हमें पता है कि हमें उससे काफ़ी ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी तब जाके वो मूव होना शुरू होगा। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सब ऑब्जेक्ट के लिए एक जैसी नहीं होती। तो अब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किन पर डिपेंड करती है, तो वो मेंशन हुआ है कि वो नॉर्मल रिएक्शन, मतलब जो उस ऑब्जेक्ट का ऊपर से प्रेसिंग फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो जो ऑब्जेक्ट की प्रेसिंग फोर्स है उसी पर ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करती है कि जो जिस ऑब्जेक्ट का ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा तो उसकी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा ही होनी चाहिए, और होती भी है। अब यहाँ से आगे एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है, वो कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी ये फिर आगे डेरिवेशन सी भी है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये बात हमें पता है कि अगर हमारे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए पीस ऑफ पेपर की और एक मार्बल के ब्लॉक वगैरह की, तो जितनी आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, जितना आपका वेट ज़्यादा होगा, आपकी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती जाएगी।
तो वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा रेजिस्ट करता रहेगा, आपको ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, तब जाके वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो इसलिए जो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले जो फोर्स होती है उनको इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। ये यहाँ पर रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल क्या है कि ये एफ एस जो स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब आप इस स्टेप के अंदर आते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको पता है कि जब भी साइन हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगता है। तो ये जो कांस्टेंट लगता है इसको हम कहते हैं म्यू। तो ये वही माइक्रो की तरह का सिंबल है जो हमने पहले प्रीफिक्सेस में पढ़ा होता है। तो यहाँ पे इसको म्यू जो यहाँ पर ये सिंबल हम यूज़ करते हैं ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो बढ़ती जाती है जब आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ाते जाते हैं, या जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन उनके बीच में एक, जब हम उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर इस कोफिशिएंट की वैल्यू निकालें तो ये आर वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्टेप आ जाता है। अब आर क्या होता है, आर बताया था आपको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है जो वेट के इक्वल होती है, और वेट का फार्मूला mg होता है, तो इसलिए आर का फार्मूला भी mg होता है। अब यहाँ पर अगर आर की जगह पर, इस ऊपर वाले आर की जगह पर mg रिप्लेस करेंगे तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू mg आपके पास फार्मूला बन जाएगा, जिसमें म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एम का मैस है, और जी जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ तक जो हमने मेन चीज़ें थी फ्रिक्शन की वो तो हमने डिस्कस कर ली है। बाकी आपके पास जो है वो डेली लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन जो है ये, इसके बारे में कहा जाता है कि फ्रिक्शन एक ईवल है। ईवल मतलब क्या, एक ऐसी बुराई है या ऐसी जो है ना वो चीज़ है तो कि जिससे हमारी जान छूटती ही नहीं, जो हमें हर सूरत में जिसके साथ हमारा वास्ता पड़ता ही पड़ता है। हमें जो है ना उसको, लेट सपोज एक बॉडी है जिसको आप मूव करना चाहते हैं, कोई गाड़ी है उसको मूव करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं तब भी आपको उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप गाड़ी को मूव नहीं कर सकते। लेट सपोज आप जो है ना वो गाड़ी एक जो है ना वो कीचड़ के अंदर फंस जाती है, तो इस तरह से किसी मडी एरिया के अंदर फंस जाती है, तो जहाँ पे नीचे पानी है और कीचड़ है, तो वहाँ पर टायर उसके वहीं पे रोल करते रहते हैं और आगे गाड़ी मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं उसको मिल रही होती, तो इस वजह से गाड़ी वहीं पर ही स्लिप करती रहती है और मूव नहीं करती। तो फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मली वहाँ पे कोई उसके नीचे ईंट रख देते हैं या इस तरह से कोई और जो है वो लकड़ी का पीस रख देते हैं जिसके ऊपर वो फिर गाड़ी मूव करती है और बाहर जो है वो आगे की तरफ चल पड़ती है। तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हद से ज़्यादा हो जाए तो भी गाड़ी मूव नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई कंक्रीट जिस चीज़ से बनती है, बजरी वगैरह, ये किसी जगह पर बहुत ज़्यादा जो है वो इर्रेगुलर वे में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हो, और तो उस जगह पर आप जो है ना गाड़ी को मूव करने की कोशिश करेंगे तब भी गाड़ी वहाँ पर मूव नहीं होती। तो इसलिए फ्रिक्शन जो है वो उसकी हमें कभी ज़रूरत भी पड़ती है, तो और उसके बगैर हमें उसका हमारा काम तब भी नहीं चलता। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है जो है ना रोड के ऊपर चलने के लिए। इट इज़ रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विच शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल्स। लेकिन अगर फ्रिक्शन जो है हद से ज़्यादा हो, बारिश पड़ी हुई भी है और अगर लेट सपोज क्या कहते हैं किसी जगह पर जो है ना वो रोड के ऊपर ऑयल गिरा हुआ है और फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर हमें वहाँ पर हमारे लिए चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तब हम जो है वो सरफेस किसी भी चीज़ के ऊपर चल सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमने अब जो फ्रिक्शन के यूजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। तो मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी फ्रिक्शन के हमें मिलते हैं। तो इस तरह से अगर आप लेट सपोज किसी चीज़ को मूव करना चाहते हैं तब भी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप लेट सपोज किसी चलती हुई चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं तब भी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की
ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ चीज़ के यहाँ पर फिर एडवांटेजेस लिखे हुए थे और कुछ क्वेश्चंस भी उसने वहाँ पर पीछे इरेज किए हैं बुक वाले ने। तो अब ये हमने नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्विक क्विज देखना है कि इसके अंदर हमने अच्छा कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के भी फ्रिक्शन से रिलेटेड, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते जाते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर, कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली हर चीज़ जो भी किसी जगह पर रुकी हुई है, स्टिल पड़ी हुई है, कोई बिल्डिंग है या कोई भी चीज़ है, तो वो इसी वजह से क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है। कोई दीवार के अंदर कील लगी हुई है तो इसी वजह से वहाँ पर रुकी हुई है, लगी हुई कील, कि वहाँ पर उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रही है। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म होगी तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रहेगी, कोई भी ना आवाज़ आएगी ना कोई और चीज़ जो है वो यूनिवर्स में अपनी जगह पे कोई चीज़ स्टिल रह सकेगी, हर चीज़ जो है वो अपनी पोजीशन से हट के बिखर जाएगी। तो ये आंसर बहरहाल आपने नोट कर लेना है। डिस्क्राइब टू सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड, कौन सी चीज़ें जहाँ पर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर लेट सपोज आपने चलना है तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने वो फ्रिक्शन कहाँ पर एक्ट करती है, आपके फुट के नीचे और ग्राउंड के बीच में, वहाँ पर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर आप एक कील जो है वो दीवार में लगाना चाहते हैं तो कील की सरफेस और दीवार के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी तो आपकी कील जो है वो दीवार के अंदर स्टैंड स्टिल कर सकती है। तो फिर एक और क्वेश्चन था कि ऑयलिंग करने से मशीन के पार्ट्स को अगर आप ऑयल कर देते हैं तो उससे वो किस तरह से वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है और वो पार्ट्स इजीली मूव करते हैं। तो ये हमने देखा, ये वैसे भी एक बुक में तो डिस्कस नहीं हुआ, मैं आपसे वैसे बात करता हूँ कि लेट सपोज आप किसी जगह पे मूव कर रहे हैं और वहाँ पर केले का छिलका पड़ा हुआ, तो जैसे आपका पाँव केले के छिलके के ऊपर पड़ता है तो आपका स्लिप होने का चांस बन जाता है। तो वो क्या होता है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सरफेसेस जो हमें स्मूथ नजर आती हैं वो स्मूथ नहीं होती, उनके अंदर कोल्ड वेल्ट होते हैं, अप्स एंड डाउन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलरिटीज़ वहाँ पर होती हैं। तो जब आपके केले के छिलके के ऊपर पाँव पड़ता है या किसी ऑयली सरफेस के ऊपर पाँव पड़ता है तो वो ऑयल जो है वो उन पिट्स एंड बम्प्स के अंदर फिल हो जाता है, या वो केले के छिलके का जो मैश होता है वो उसके अंदर फिल हो जाता है। तो फिर वो सरफेस इरेगुलर नहीं रहती, फिर वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। जब स्मूथ हो जाती है तो फिर आपको वहाँ पर जो है वो अपने आप को स्टैंड स्टिल करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, और फिर आप जैसे ही वहाँ पे पाँव रखते जाते हैं तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं मिलेगी, तो आप स्लिप कर जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पर फिर कोल्ड वेल्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं और जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इस तरीके से कम हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो जब हम क्विज डिस्कस करने लगे थे कि ये दो शूज़ हैं, इनमें से कौन से शू जो है वो आपको लेस फ्रिक्शन ऑफर करेगा। तो जो स्मूथ सरफेस वाला है ऑब्वियसली नज़र आ रहा है राइट वाला, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर कम होगी। फिर इस तरीके से कौन सा शू है जो जिसके ऊपर आपके लिए मूव करना जो है वो आसान है। तो स्मूथ सरफेस जो शू है राइट वाला, ऑब्वियसली जब उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है तो इसके लिए फिर ड्राई ट्रैक जो होते हैं वहाँ पर आपको मूव करना उस शू के साथ जो है वो आसान रहेगा। तो लेकिन अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर जॉगिंग का ट्रैक थोड़ा और टाइप का होता है, तो उस जगह पर फिर आपको ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको रफ शू की ज़रूरत पड़ेगी। और कौन सा शू है जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऑब्वियसली जिसके ऊपर जो है वो जो सरफेस जिसकी ऑलरेडी पहले से स्मूथ है तो उसको जो है वो उसके वीयर आउट होना, उसका ख़त्म हो जाना वहाँ पर उसका जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। जबकि इसके ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी तो जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम जो है ये स्पेंड करता रहेगा और अपने आप को रेजिस्ट करता रहेगा। तो इसी तरीके से अगला क्विक और क्विज है, उसमें क्विज के अंदर ये बात थी कि आपके पास अगर सिलेंड्रिकल इरेजर है तो और अगर आप उसको रोल करते हैं या उसको आप स्लाइड करते हैं तो उन दोनों में क्या चीज़ ईजी होगी। तो ऑब्वियसली किसी भी रोलिंग बॉडी को अगर आप रोल करेंगे तो उसको रोल करना ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत आप उसको स्लाइड करें। तो क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, डेली हम देखते हैं कि रोलिंग बॉडीज हमें इतना ज़्यादा आगे से रेजिस्ट नहीं करते, हम उनको इजीली मूव कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमने उसकी भी डिटेल देखनी है क्यों रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर कम हो जाती है। डू वी रोल और स्लाइड द इरेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर नोटबुक। तो अगर आपको
पेंसिल वर्क जो आपने नोटबुक में किया है उसको आपने इरेज करना है, तो अब आपको अपने इरेजर को रोल नहीं करना होगा, आपको स्लाइड करना पड़ेगा। रोल करना आसान है, लेकिन स्लाइड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रोल करने में आपको इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं ऑफर होगी, स्लाइड करेंगे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज क्रिएट हीट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से जो आपका पेंसिल वर्क है वो वहाँ से मेल्ट होकर वो हीट बर्दाश्त नहीं करेगा और वहाँ से वो पेपर से उतर जाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेली लाइफ में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करना होता है कहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। जो आपके मूविंग पार्ट्स होते हैं इंजन के, किसी भी मशीनरी के, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। तो लेकिन जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको किसी चीज़ को इस तरह से मूव करना है, लेट सपोज आपने वॉक करनी है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब एक और क्वेश्चन था आपका, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको दिया हुआ है। तो जस्ट आपने Fs = μmg का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ से आपने m की जगह 5 यूज़ करना है, म्यू की वैल्यू 0.6 पुट करनी है और g की वैल्यू आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करनी है। तो आपके पास जो है वो Fs की वैल्यू आ जाएगी। तो एक और मिनी एक्सरसाइज थी, इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई, रोलिंग में या स्लाइडिंग में? तो राजमें तो रोलिंग के अंदर हमें कम फोर्स जो है वो ऑफर होती है। वी नीड स्मॉलर फोर्स इन केस ऑफ रोलिंग बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन कॉज लेस रेजिस्टेंस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बहुत सारे सिंपल से क्वेश्चन हैं जिनको हम इनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन आपके आंसर आपके सामने होने चाहिए। इन विच केस इट इज़ ईजी टू टायर फॉर द टायर टू रोल ओवर रफ ग्राउंड और स्मूथ ग्राउंड। तो ऑब्वियसली स्मूथ ग्राउंड के ऊपर उसको मूव करना आसान होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है ब्रेकिंग एंड स्केटिंग के बारे में। तो ये अभी हमने टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करना है। तो अभी तक जितने आपके क्वेश्चन हो चुके हुए हैं बुक से अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आपको स्लाइड्स के ऊपर क्वेश्चन दिखाए हैं इनसे हट के बुक से जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपकी इस क्विज से पहले जितना आपका हो चुका है वो आपको सारा साथ साथ उन चीज़ों को प्रिपेयर करें, उनको नोट डाउन करें, ताकि आपका इन टाइम जो है ये सारी चीज़ें हैंडल हो रही हों। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो बाकी की डिटेल्स जो है वो इसकी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे डिटेल में, और इसके अलावा जो है वो ब्रेकिंग एंड स्केटिंग का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।